बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ना सिर्फ अपना ख्याल रख रहे होंगे बल्कि अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी ज़रूर रखते होंगे। आज प्रोग्राम के आगाज़ पे कहना आपसे ये है कि ज़िंदगी यकीनन एक जंग का नाम है। ये मुखालिफ हवाओं से मुसलसल लड़ते रहने का नाम है, मगर अक्लमंदी इस चीज़ में है कि हम अपनी जंगों का खुद इंतखाब करें। ये इंतखाब करें कि कौन सी जंग हमें लड़ना है और कौन सी जंग में हमने खामोश हो जाना है और उसको गुजर जाने का इंतज़ार करना है, इग्नोर करना है। अगर सामने खड़ा हरीफ ही हमारे काबिल नहीं है तो उससे जंग करने का, उससे बहस करने का, तकरार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और ऐसों से जंग करना उन्हें अपने बराबर करने जैसा ही हो सकता है। ज़िंदगी की बहुत सारी लड़ाइयाँ हम फजूल में लड़ते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि जब हम कम मयारी चीज़ों को अपने बराबर करते हैं तो हम अपना मयार भी गिरा लेते हैं। तमाम लड़ाइयों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत से लोग हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। वो जानबूझकर ऐसी कोशिश करते हैं, इस तरह के रोड़े अटकाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए। पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम हर ऐसे शख्स को जवाब दें जो हम पर पत्थर फेंक रहा है, जो हम पर कंकर फेंक रहा है, आवाज़ें दे रहा है, हसद कर रहा है या फिर किसी भी तरह से हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है। हमें बस अपना मयार बरकरार रखने की ज़रूरत होती है और इसी बात से अगर हम आगे बढ़े, हम ज़िंदगी की हर लड़ाई बाआसानी जीत सकते हैं। इस बात को कौवे और उकाब की कहानी से भी समझा जा सकता है। आपको पता है ना कि कौवा वो वाहिद परिंदा है जो उकाब को छेड़ने की जसारत करता है, यानी कि उकाब को कोई नहीं छेड़ता लेकिन कौवा हिम्मत करता है और उसको छेड़ता है, उसको तंग करता है। ये उकाब की पीठ पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन काटता है, उसको जो है वो चोंच के साथ मारता है, मगर उकाब कौवे को जवाब नहीं देता, ना उससे लड़ता है। ये कौवे को बिल्कुल अहमियत नहीं देता और अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है ना सिर्फ अपने ऊपर लगा देता है। उकाब सिर्फ करता क्या है, वो अपने परों को फैलाता है, खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है तो कौवे को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता है, मुश्किल हो जाती है उसके लिए सांस लेना और आखिरकार ऑक्सीजन की कमी की वजह से या तो कौवा खुद ही गिर जाता है या फिर जैसे ही उकाब ऊपर जाना शुरू करता है तो जो कौवा है वो उसकी पीठ से खुद ही उड़ जाता है। तो आप भी इस कहानी से ज़रूर सबक लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में जो इस तरह के कौवे आएंगे उन पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अपने गोल पर फोकस करना है। आपने जो है वो खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है और आसपास की जितनी रुकावटें हैं, जितने मसाइल हैं, जितने आपके आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको तंग करती हैं या कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूर होती जाएंगी। अगर आप ये समझे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आपने जवाब देना शुरू कर दिया तो फिर आप भटक जाएंगे। फिर जो आपका गोल है, जो आपको चाहिए, जो आपकी मंजिल है, उस रास्ते पर जाने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय आप छोटी छोटी लड़ाइयों में, टेंशनों में, परेशानियों में उलझ जाएंगे। इसलिए तमाम आसपास की चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं और जहाँ पर बहुत सारी आसानियाँ हैं ज़िंदगी में वहीं पर थोड़ी बहुत मुश्किलात भी होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ हेल्थ की बात करेंगे, कुछ खाने पीने की बात करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन आज हमने बात करनी है जी वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन तमाम चीज़ों की हम बात करते रहते हैं कि हमारे जिस्म को कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है और उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं और कुछ फूड ग्रुप्स को बिल्कुल जो है वो साइड पे कर देते हैं, जो हम नहीं ले रहे होते। उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एसेंशियल्स हो सकते हैं, जो कि हमारी डाइट में जब हमारी बॉडी को नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसका ऑल्टरनेट जो है वो हम सप्लीमेंट्स देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं। वो सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ क्या हैं, लेना कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, या फिर हमें फोकस रखना है कि हम फ्रेश चीज़ों पे जाएं और उसी के मुताबिक अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें। हमारे साथ मौजूद हैं जी मरियम अज़ीज़ हैं और माहिर ग़िज़ायात हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा थोड़ा इंट्रो सुन के आपको अंदाज़ा हो गया है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये फूड सप्लीमेंट्स जो हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्या आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, हर शख्स की ज़रूरत है या नहीं है? अच्छा, मैं इस तरह से इस बात को पोर्ट्रे करूँगी कि
विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन हम उनको ना अगर ग़िज़ा से लें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। बट आजकल का एक ऐसी चीज़ बन गई है, क्योंकि हमारा दौर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा, हमें हर चीज़ ना बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। हमें हर चीज़ जो है वो इस तरह चाहिए कि बस अगर हम अभी खा रहे हैं ना, तो हमें 1 या 2 दिन बाद हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सो इट्स लाइक दैट कि अगर आप ऑर्गेनिक सोर्सेज से, फ्रूट से, वेजिटेबल से चीज़ें ज़्यादा लेंगे, विटामिन्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे, तो वो एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये है कि आपको अपने जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है वेट मेंटेनेंस का, वेट लॉस का, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा बताया जाता है ये चीज़ कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि हम उनको आर्टिफिशियल सोर्सेज से ले रहे होते हैं। और आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा आम है विटामिन सी सप्लीमेंट्स, कोलेजन के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा आम है। तो अगर हम उसको कोशिश करें कि ज़्यादा हम अपने फूड से लें, डाइट से लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इस तरह बताऊंगी, अगर हम नहीं ले रहे डाइट से, वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही और हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो गई हैं, फिर हमने सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है, और अगर हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं तो क्या उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें साथ साथ मिलते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि जब आपको सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपकी बॉडी साइंस दे रही होती है। फॉर एग्जांपल आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आपकी बॉडी साइंस इस तरह से देती है कि आपका कलर जो है वो पेल होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो थकान होना शुरू हो जाती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई भी आप काम करें ना, आपको साथ ही जो है ना वो एकदम थकान महसूस हो जाती है कि अब हमने जी बैठना है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो उसको ये है कि सबसे पहले आप अपने डाइट से ठीक करें। किस तरह से कि आप ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स लें, मीट ज़्यादा खाएं, और मीट में इस तरह से कि हम ऑर्गन मीट ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। अब ऑर्गन मीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप मटन का लिवर ले सकते हैं, जिसको हम कलेजी कहते हैं, पिपरा कहते हैं, और जो हम दिल कहते हैं जिसको, तो वो सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम वहाँ से नहीं ले रहे, फॉर एग्जाम्पल हमारा HB बहुत ज़्यादा लो है, अगर हम उसका टेस्ट करवाते हैं, CBC डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा लो आ रहा है इस तरह का कि ड्रास्टिकली आप जो है वो डेफिशिएंट है, तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ हम लोग जा सकते हैं। इस तरह से कि हमने 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए एक पूरा कोर्स कंप्लीट किया, देन विल ट्राई टू कम बैक टू द फूड्स, और फूड ग्रुप के थ्रू जो है ना वो हम अपनी डाइट के थ्रू अपना जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी आप देखती हैं, जिस खित्ते में, जिस मौसम में, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं? ख़वातीन से आगाज़ कर लेते हैं कि ख़वातीन में कौन सी ऐसी ग़िज़ाई ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पाती और सबसे ज़्यादा कमी आप देखती हैं? ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट की रिसर्चेस कहती हैं, तो विटामिन D जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, क्योंकि हर दूसरा जो घर का बंदा है उसके हड्डियों में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, उसके जोड़ों में दर्द है। दैट इज़ बिकॉज कि विटामिन D जो है वो डेफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती है ख़वातीन में, स्पेशली विटामिन D को हम लोग एसोसिएट करते हैं सूरज के साथ, शुआओं के साथ। हमारे यहाँ तो तकरीबन कोई सारा साल ही, शायद ही चंद दिन होते हैं जब हमें सूरज नज़र नहीं आता। ऐसी कड़ाके की शुआएं हैं, धूप है, उसके बावजूद डेफिशिएंसी क्यों होती है? अच्छा, बेसिकली ना जो विटामिन D हमें सन के थ्रू मिलता है, सूरज के थ्रू, उसकी भी ना कुछ टाइमिंग है, लेकिन ये नहीं है कि हम सारा दिन ही अगर धूप के अंदर बैठे रहेंगे तो विटामिन D जो है वो बेसिकली या तो सुबह सुबह जो है वो 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता है कन्वर्ट होने के लिए बॉडी में विटामिन D। इसके अलावा जो शाम होती है, सो 3 बजे 4 बजे जो मगरिब से पहले का थोड़ा सा वक्त होता है, असर के बाद का, तो तब जो है वो विटामिन D बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरी बात ये है कि इतनी ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल है, इतना बिजी स्केड्यूल है कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है जो घर में काम करती हैं, उनको बच्चों से, घर के कामों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो जाके धूप में थोड़ी देर बैठ जाएं। और जब उनको टाइम मिलता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड्स वगैरह काम पे चले जाते हैं, उसके बाद वो 1-2 बजे का वो टाइम होता है जब वो कड़ाके वाली धूप पड़ रही होती है। तो और मरियम, उस वक्त जब हम कोई कीनू, कोई सलाद की चीज़ें, कोई खीरे, कोई मूली बास्केट सजा के धूप में बैठ भी जाएं, तो मेरा ख्याल वो धूप जो है वो सिर्फ सेक लगा रही होती है, ऐसा ही है, आपको कुछ भी दे नहीं रही होती। और दूसरी बात ये है कि फिर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी होती है ना कि धूप में नहीं बैठना, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम काले हो जाएंगे, तो वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते कि दे नीड सनस्क्रीन
टू सिट इन द सन। तो उससे ये है कि जब आप सन में ज़्यादा देर बैठते हैं तो फिर एजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि जो विटामिन डी है ना, सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उसको लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ द ओनली विटामिन, क्योंकि रिसर्चेज आई हैं 23-24 की, जो अभी लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी फूड्स हैं उनसे हमें 0% विटामिन डी मिलता है। इसका मतलब फूड से हमारी विटामिन की नीड पूरी नहीं हो रही। बिकॉज जो दूध हम लोग पी रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें विटामिन डी हमें नहीं मिलता। सो सन इज़ द ओनली सोर्स जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और वो भी हम मैक्सिमम कितना ही ले लेंगे उससे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि हमें विटामिन डी जो है, फिर वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। जब आप अपना D3 का टेस्ट करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लो आता है, देन डॉक्टर्स रिकमेंड यू कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको यूज़ करें। अब मुझे ये बताइए, ख़वातीन की मैंने बात कर ली है कि विटामिन जी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है, मर्द हज़रात में कौन से विटामिन, कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरत आपको बहुत कम रिपोर्ट होती है? अच्छा, जो मर्द हज़रात हैं उनमें जो है वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो उनके होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहे होते वो। और आपको पता है कि जो मर्द वगैरह हैं वो ज़्यादातर थोड़ा गोश्त के शौकीन होते हैं, दे लाइक टू ईट मीट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उसकी वजह से ना उनकी फ्रूट्स की तरफ या वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा वो नहीं कोशिश करते, तो उसकी वजह से विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे जो विटामिन सी है वो हमारा कोलेजन बूस्ट करने में, हमारी स्किन को फ्रेश रखने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उनमें जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई है कि विटामिन सी की कमी बहुत ज़्यादा। बच्चों की भी बताइए हमें। बच्चों की जो है ना, दैट इज़ विटामिन ए। बच्चों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंसी पाई जाती है विटामिन ए की बच्चों में ना। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या करेगी बॉडी में अगर नहीं होगा तो? हाँ, विटामिन ए जो है वो बेसिकली बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। अक्सर बच्चों के जो है वो पाँव टेढ़े हो जाते हैं, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं हम लोग उनको जो है वो न्यूट्रिशन की ज़बान में या डॉक्टर की ज़बान में उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आम है विटामिन ए, बिकॉज बच्चों को जो है वो ज़्यादातर फ्रूट से या विटामिन जो है ना वो विटामिन ए मिलता है वेजिटेबल से। और जितनी भी लाल रंग की या ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स हैं उससे हमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा मिलता है। यानी आप गाजर के जूस का सीजन था, गाजर खाएं, चुकंदर बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा ऑरेंज में बहुत ज़्यादा होता है। और जो है जितनी भी कैप्सिकम है, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, मिर्चें हो गई, तो वो सारी जितनी भी है ना उनमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। और अक्सर जो है वो माएँ ये भी बोलती हैं कि दलिया या साबुत दाना बना के दें बच्चों को, जो कि बच्चे नहीं पसंद करते मोस्ट ऑफ द टाइम, बट या उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत है। अच्छा, अब कोई एज ग्रुप या फिर ऐसा कि इस एज के बाद तो आपको सप्लीमेंट्स पे ज़रूर जाना चाहिए, है ऐसा? या ऐसा है कि 45 to 50 की जो हमारी एडल्ट्स की एज होती है ना, तो ओल्डर वुमेन या मेंस में जो है वो होता है। अगर उनकी डाइट ठीक नहीं है, इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम गट हेल्थ, अगर वो कोई उनको पेट का मसला है या कोई तेज़ाबियत का इशू है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ है कि वो नहीं खा सक रहे प्रॉपरली, अपनी न्यूट्रिशन नहीं ले सक रहे, तो तब ये है कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। बट वो नहीं कि दैट सप्लीमेंट्स जो कि ज़ीरो कैलोरी और ज़ीरो कैलोरी सप्लीमेंट्स हो। सप्लीमेंट्स भी फिर इस तरह के जैसे कि हमारे पास इंश्योर मिलता है, ग्लूसर्ना मिलता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क मिलते हैं, वो भी अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स ही होते हैं। तो हम वो रिकमेंड करेंगे एज कम्पेयर टू दैट पिल्स जो कि आप खाएंगे और उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट इज़ टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत सारे लोगों को होती है। अच्छा, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता चल रहा होता कि हम दो सप्लीमेंट्स जो है ना वो कंबाइन करके जब ले रहे होते हैं तो उसमें डबल डोज हमारी जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि यू हैव टू टेक मल्टी वाइटामिन, तो हमने जो है वो B12 या B विटामिन सारे लेने शुरू कर दिए। और एक जगह हम अपने से ही एक विटामिन की डोज ले रहे हैं जिसमें B विटामिन भी हैं, विटामिन C भी है। तो जब आप वो दोनों इकट्ठे खाएंगे तो वो B विटामिन की ना डोज डबल हो जाएगी, लेकिन वो हमें नहीं पता चल रहा होता। फिर टाइम के साथ साथ जो है ना फिर वो आपको। अच्छा मरियम, इसका मतलब है कि आपने इधर उधर से सुन के कोई विटामिन, कोई भी चीज़ अपनी ग़िज़ा में शामिल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो कौन सा विटामिन है किसके साथ वो मैच करेगा, उस अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी, या फिर किसने किसके साथ सूट नहीं करना,
और दूसरा ये भी कि कौन से टाइम पे खाना है। एग्जैक्टली तो वो हमें नहीं पता होता, वो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो किस टाइम पे आपने खाना है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने सुबह खाली पेट उठ के खाने हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि आपने खाने के बाद खाने हैं, कुछ को दूध के साथ लेना है, कुछ को पानी के साथ लेना है, तो इट्स लाइक दैट। तो इसका मतलब है खुद से बिल्कुल आपने ट्राई नहीं करना जब तक आपको डॉक्टर रेकमेंड नहीं करे, और साथ ही साथ जो है वो उसकी टाइमिंग्स और हर चीज उसके हिसाब से लेंगे तो असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने आपको बताया टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा जो कॉमन है उसमें ये है कि हमें डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो सकती है। डिफरेंट हमारे लिवर में जो है वो, क्योंकि ब्लड को जो फिल्टर करना है ना वो हमारे लिवर ने करना है, जिगर ने करना है। तो अगर हम ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो हमारे जिगर में जाके स्टोर भी हो सकते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे चांसेस हैं कि कैंसर प्रोडक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हमें लगता है कि लगाएंगे तो अच्छा होगा। हम खाने पीने पे वैसे कम फोकस करते हैं कि ये चीज़ें आप ट्राई करके देखें कि इनका असर होता है या नहीं होता, ग़िज़ाएं चेंज करके। कितना वक्त लगता है अगर कोई भी ग़िज़ा किसी भी मकसद के लिए हम ले रहे हैं कि भाई हमें ये चाहिए तो हम इसका ये ले रहे हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैक्सिमम 3 months जो है ना वो हमें चाहिए ही है किसी चीज़ के इफेक्ट आने में। इतना सब्र किसमें है? हमने तो रात को क्रीम लगानी है, सुबह हमने गोरा उठना है। मैं आपको शुरू में वही बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि बस अभी खाया ना तो कल रिजल्ट्स आ जाए। खास तौर पे वेट लॉस का भी ऐसे ही है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमने लूज करना है ना तो विल ट्राई कि बस 1 महीने में मेरा 10 किलो लूज हो जाए। तो वो हम फिर ऐसी क्रैश डाइट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अनहेल्दी है, कोई भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे वक्त के साथ साथ आपको उसके इफेक्ट्स इन अ लॉन्ग रन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो 2-3 दिन की जो है वो खुशी से बेहतर है कि जरा लॉन्ग रन में चलते रहिए। रेकमेंड किया जा सकता है ऐसे सप्लीमेंट्स को जो कि आपका वेट लॉस करें? I'll tell you, मैं अभी इस पे बात करने ही वाली थी कि जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स है ना, खास तौर पे बहुत ज़्यादा मार्केट में वेट लॉस टीज बहुत ज़्यादा आम है, सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा आम है। धड़ाधड़ ऑर्डर कर रही हैं, धड़ाधड़, और अच्छी खासी पढ़ी लिखी बाशऊर ख़वातीन, लड़कियां जिनको समझ बूझ है, फिर भी ऑर्डर कर रही हैं। लेकिन वही कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता भी है। और दूसरी बात ये कि जिसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले तो वो एक दफ़ा ना दिल फिसल ही जाता है कि शायद मैं ये यूज़ कर लूँ, हो सकता है मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। तो वो हमारे में सब्र नहीं ना, एक पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, आपके लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उस टाइम तो आपको रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं, नो डाउट आपको नज़र आ जाएंगे। होता क्या है इन सप्लीमेंट से? यानी ये हमारी बॉडी में जाके क्या ऐसी तबाही मचाते हैं कि हम दिनों में स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वेट लॉस के सप्लीमेंट्स, उनमें ये होता है कि वो आपकी जो फैट एब्जॉर्प्शन है ना बॉडी में उसको रोक देते हैं। उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो आप जितना भी फैट खा रहे हैं वो आपकी बॉडी से पास आउट हो रहा है, वो उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे जो 2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो फैट बेस्ड हैं। विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये दोनों फैट बेस्ड हैं। और जब आपका फैट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, इसका मतलब है कि विटामिन ए और डी भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। यानी इसका मतलब है वो तमाम को वहां पर ब्लॉक कर देता है। यानी जितनी हमें जरूरत है उतना भी हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और फिर साथ साथ जो है वो डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है उसकी। फिर आपकी हड्डियों में दर्द, आपकी आंखों में जो है वो आपको कम नज़र आना या धुंधलापन होना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसके सिम्टम्स में आ सकता है। और ये असर होता है किडनीज पे, आप बता रही हैं? बिल्कुल, किडनीज क्योंकि हमारा वाटर फिल्टर करती हैं, तो जितना भी हमारी वाटर में जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी वो सारी किडनीज में जाएगी। वहाँ पे किडनियों जो है वो पत्थर बन जाते हैं और किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अलावा बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखी है कि अगर आप ज़्यादा देर तक ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ओह माय गॉड, वाकई खतरनाक है भाई। प्लीज़ थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, हेल्दी वे में भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स की हम बात करें मोटापे से जान छुड़ाने के लिए, अब कोई भी स्पेशली फीमेल्स ज़्यादा ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं वेट लॉस करने के लिए। अब हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हमारी बॉडी में तबाही हो चुकी है, हमने बहुत सारा अपना सिस्टम ख़राब कर लिया है। ठीक कैसे होगा? आसान होगा या फिर उसके कोई लॉन्ग टर्म भी हमें उसके नुकसान सामने आ सकते हैं जो कि
कंट्रोल नहीं हो सकेंगे फिर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई सप्लीमेंट की टॉक्सिसिटी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले यही रिकमेंड किया जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका ब्लड उतना ज़्यादा थिन होगा और आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा जो है वो निकलेंगे जल्दी से। बट ये चीज़ भी है कि अगर आपको लॉन्ग रन में देखें तो ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। इसके लिए फिर सर्जरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर्स के खर्चे और मेडिसिन और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो फिर देखने में सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ भी चलें, मोटापा कैसे कम करें? फिर हमने सप्लीमेंट्स पे बिल्कुल नहीं जाना भाई, ख़वातीन को मेरा भी यही मशवरा है, प्लीज़ अपने साथ ज़्यादती मत करें और क्या करें ये बता दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप सब कुछ खाएं लेकिन क्वांटिटी बस थोड़ी कम करते हैं। ठीक है। आपका वेट लॉस आप देखेंगे कि वो महीनों में आपका वजन कम खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, आप एक रोटी खाते हैं, कोशिश करें कि उसमें से क्वार्टर कम करें। क्वार्टर एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आपने कम कर दी, उसके बाद आप उसको आधी रोटी पे ले जाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप शाम को जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ आती है? रोटी आती है, चावल आते हैं, ब्रेड्स आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये शाम के टाइम ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रात को खाएंगे ना वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेगा और फिर रात को वो फैट में कन्वर्ट होकर आपका जो है ना वो वेट गेन करेगा। बारबेक्यूज इस तरफ के चले जाएं। हाँ, ये चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है चिकन जो है ना। तो ये चीज़ है कि घर में जो भी बना है ना, खास तौर पे दालें बहुत अच्छी होती हैं, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो खाएं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। चम्मच के साथ सालन खा लें और रोटी को अवॉइड करें शाम के टाइम मोस्ट। और ज़्यादातर ना अपने जितना भी खाना खा रहे हैं, जैसे दोपहर का खाना है या रात का खाना है, तो उसमें साथ में सैलेड लाजमी लें। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ख़वातीन वेट लॉस कर रही हैं, डाइट भी कर रही हैं, कंट्रोल भी कर रही हैं, कम भी खा रही हैं, अब उनका वेट वहीं पे स्टक है, वो इंचेस में कम हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, इंचेस में कम होना या फिर वेट लॉस होना? सबसे जो है ना वो जो हमें नज़र आता है ना वो हमें उससे खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो इंचेस में वेट कम हो रहा है ना, तो वो आपका सबसे, आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन है कि आपका इंचेस में वेट कम हो रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा है कि हम जब वेट स्केल पे खड़े होते हैं ना तो आपका वेट जो है वो 60 आया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया है, आपने पानी पिया है, थोड़ा बहुत खाना खाया, आप वेट स्केल पे चढ़ेंगे, आपका वेट आएगा 62। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे में ही आपका 2 किलो वजन ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपका वेट जो है वो स्केल के ऊपर ज़्यादा या कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई वाटर रिटेंशन हो सकती है या कुछ। लेकिन इंचेस में जो कम हो रहा है ना तो उसका मतलब है कि आपका फैट ही कम हो रहा है, आपका जो है वो वाटर लॉस नहीं हो रहा। तो एक ये भी चीज़ है कि अगर इंचेस में कम हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू। इसका मतलब हैप्पी रहें कि अगर आप शीशा देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज मेरा फेस, बड़ी ख़वातीन को परेशानी होती है कि फेस बड़ा हो गया, चीक्स निकल आई, इनको छोटा करना है, अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई कम हो रहे हैं या इंचेस में कम, आपको खुद फील हो जाता है, तो फिर वेट मशीन पे हर रोज सुबह शाम जो है ना वो वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं वाकई मेहनत कर रही हूँ तो मुझ पे लग रही है, तो बस उसी पे इत्तेफाक कीजिए। और ये जो सुबह शाम वेट मशीन पर हम लोग वेट चेक कर रहे होते हैं ना हर रोज़ जिम जाने से पहले या फिर आने के बाद, ये बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया मरियम अजीज़, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और हमें बतानी थी कि सप्लीमेंट्स को अवॉइड कर देना ही बेहतर है। और सिर्फ एक इन्होंने विटामिन डी बताया है कि जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें उस तरह से ऐसे सोर्सेज नहीं है, सिवाय धूप के, सन के हमें नहीं मिल पाता, उसके सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी ग़िज़ाओं पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं जी। निगरान हुकूमत जाने की तैयारियां कर रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है मुलाकातों में मसरूफ़ है, अलविदाई मुलाकातों में। और मरियम नवाज़ साहिबा जिनको नामज़द किया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होने वाला है, बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तकरीबन ये फरवरी का महीना है। फरवरी के महीने के आखिर तक जो है वो तमाम मामलात लग ऐसा रहा है कि सेटल डाउन हो जाएंगे। जो भी हुकूमत बननी है, मिनिस्टरशिप किस किस को मिलनी है, वो तमाम सिचुएशन सामने आ जाएगी। और मार्च के पहले हफ्ते से हम देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगी। जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी, सबसे पहला जो चैलेंज होगा
वो आईएमएफ का तो होगा ही वफाक में, लेकिन पंजाब की और दीगर सूबों की बात करें, ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें, तो यहाँ पर लोगों को रमज़ानुल मुबारक से पहले बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा, क्या सस्ता होगा, क्योंकि बाबरकत महीना होता है। तैयारी कई रोज़ पहले से शुरू हो जाती है। अब रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत कम रोज़ रह गए हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कोई सब्सिडी मिलेगी, कोई प्लान बनाया गया है, तमाम मामलात पर बात करनी है जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मरियम साहिबा को एजाज़ हासिल होगा कि वो पहली वज़ीर आला पंजाब होंगी, खातून वज़ीर आला। इतना आसान होगा एक नए दौर का आगाज़ करना, तरक्की का आगाज़ करना, आसानी लाना इस वक्त में? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा, चूँकि पंजाब का मामला है और हमने पंजाब की आज बात छेड़ी है। हाँ। और वक्त चूँकि है तब्दील होने जा रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की नामज़द वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने कल एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया। उसमें बाकायदा तौर पर बातों बातों में नहीं, साफ साफ कह दिया कि हमने इस तरह से चलना है, हमारी रेड लाइन ये होगी, हमने फ़लाँ काम इस तरह से करने हैं, ख़वातीन को आगे लेकर चलना है। हाँ। यूथ को इस तरह से हमने लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बाहर जाने के मौके देने हैं स्किल्स के साथ। तो अब ये तमाम जो हमने कल बातें सुनी, तो इसका जब हमने मुआजना किया तो 76 साल के दौर में पंजाब में पहली दफ़ा जो है वो खातून वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनने जा रही हैं। और इसमें मैं यही कहूँगा कि ये एक नया तजुर्बा है। और नए तजुर्बे में उनका ये भी हमने सुना कि अगर हम 5 सालों में 24 घंटे लगातार बाय लीव्स एंड बाउंड्स काम करें तो वो भी कम है, वो भी कम है। उनका ये कहना था कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, इसको आगे ले जाने के लिए मेरा साथ दें। मेरे ये 297 जो यहाँ पे अरकान होंगे, उनके जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, वो 40 डिस्ट्रिक्ट के तौर पर मैं नहीं देखूंगी, जबकि मैं 297 डिस्ट्रिक्ट के तौर पर काम करूंगी। हर लिहाज पे, हर जगह पे जहाँ जहाँ गली मोहल्ले टूटे हुए हैं वो मेरी जिम्मेदारी होगी, उनको बनाना मेरी जिम्मेदारी होगी। और जो रह जाएगा उसका बार भी मेरे पर ही आएगा। आपने काम करना है, दिन रात काम कर। अच्छा, ये तो हमने सुन लिया। चचा के नक्शे कदम पर चल पाएंगी, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं बारिश हो तो कहीं ना कहीं बाहर नजर आते थे, या फिर लोग उनको वज़ीर आला पंजाब के तौर पर बड़ा उन्होंने दिल से लगाया हुआ था, पसंद थे। अभी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस है, मौशी चैलेंजेस की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ना कल उन्होंने चचा का जो नाम है ना वो बार बार अपनी तकरीर में लिया है। ठीक है। उन्होंने जो खिताब किया है, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये हुआ, इस तरह हुआ, हमने रोड मैप इस तरह तैयार किया है, फलाना काम ये करना है, ऐसे लेकर चलना है। उन्होंने अपनी तकरीर में बाकायदा तौर पर उनको जो है, उनको पता है कि ये वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो हमने इनके बगैर चल नहीं सकते। और जो भी फंड्स वगैरह होंगे सूबे को, जो मुश्किलात दरपेश आएंगी वो वफाक के बगैर हल नहीं हो पाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, कल मुझे एक ऐसा अपने तौर पर लगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम नहीं लिया गया कि इन्होंने बड़े अच्छे काम करवाए हैं 1 साल में, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सेकेंडली उन्होंने उनको ये भी शायद कहना बनता था या नहीं कहा उन्होंने कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी हैं वो मेरी शहबाज स्पीड को जो है वो काटते हुए आगे निकल गए हैं। तो अब वो मोहसिन स्पीड बन चुके हैं लाहौर। तो जो कल ये चीज़ थी ये शाबाश के तरीके में सामने आनी चाहिए थी। मगर दूसरा मैं आपको एक बात कहूँगा कि कल ना जो हम सुनना चाह रहे थे वो नजर नहीं आया कि इन्फ्लेशन रेट्स को किस तरह से काबू में लेकर आएंगे, लोगों को रिलीफ किस तरह से फराहम किया जाएगा। है ना मरियम औरंगजेब साहिबा, मेरा ख्याल 1 हफ्ता पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बड़ी धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें से मुझे एक ही पॉइंट क्लिक किया। उन्होंने कहा जी हम महंगाई को सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। इज इट पॉसिबल महंगाई सिंगल डिजिट पे लाना? क्या कोई इतना आसान काम है कि 8, 9, 7, 5 चले सिंगल डिजिट 9 तक है ना, 9 पे ले आए तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ सिद्रा आप लाहौर शहर में बैठी हुई हैं, ना करें इस तरह। मैं आपने अभी ये बात की तो मैं समझा कि आप ना बाहर के मुल्क में जा चुकी हैं। ये आप बैरून मुमालिक में नहीं बैठी हुई, अब लाहौर में बैठे हुए हैं। और ये सियासी जो बातें होती हैं इनको इसी तरह लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए।
सर पे हावी नहीं करना चाहिए। ये वक्त आएगा बताएगा कि किस तरीके से काम इन्होंने करना है और किस तरह के तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त कोई आम वक्त नहीं आ रहा। देखें आपके अपोजिशन लीडर जो हैं इस वक्त कल नमोदार हुए हैं मियां असलम इकबाल, जिनको नामजद किया गया वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो वो कल उनको पकड़ने के लिए लाहौर के DIG ऑपरेशन पेशावर पहुंच चुके हैं। जारी बात है उनको पकड़ा जाएगा, उनको अदालत में लेकर जाया जाएगा, अदालत से रिलीफ मिला। वो सूबाई असम्बली में कहा जिस तरह पहले ख्वाजा सार फ़ीक साहब आते थे, जिस तरह पहले हमजा शहबाज साहब आते थे असम्बली में, इसी तरह चाहे आना हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता रस्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ये एक तरीका कार है, ये कोई आम असम्बली नहीं होनी। इसमें आज़ाद मेंबर जो हैं वो अपनी एक जमात के नाम से आकर बैठेंगे, वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा रहेगा। ऑपोजिशन तो टफ टाइम देगी, क्योंकि जो PTI के आज़ाद मैं ये भी समझता हूँ कि अगर निगरान वज़ीर पंजाब अगर सीधा सीधा काम कर रहे थे ना, उनकी ऑपोजिशन कोई नहीं थी, ना कोई कुछ कहने वाला था, मगर फिर भी हमें मज़ा आया कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमें करके दिखाया है। चले जो भी है जिस तरह भी है, हमें नज़र तो आया कि वो सो नहीं रहे थे, मगर ये उनका ना सोना ये एक ना वो प्रेसिडेंट जो है वो तय कर गए हैं कि मिसाल बना गए हैं कि जो अगला वज़ीर आएगा उसको भी दिन रात काम करना पड़ेगा। इमरान मरियम नवाज़ का वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद होना या फिर वज़ीर आला पंजाब बन जाना एक मुख्तलिफ तजुर्बा भी है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये उनके अपने सियासी करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगाज़ में आपको इतनी बड़ी सीट मिल रही है, और साथ ही साथ जो नून लीग की सियासी मुस्तकबिल है उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या कहते हैं? देखिए आप ये समझें कि ना जब मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में एक जलसा हुआ था, तो आप समझते हैं कि उस जलसे में नवाज शरीफ साहब आए थे, तो नारा कौन लगा रहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और साथ ही जो मरियम नवाज साहबा के चचा थे तो वो भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के लिए हैं। तो अब क्या हुआ हमें नहीं पता, मगर मकसद ये कहने का है कि एकदम से नवाज शरीफ साहब पिछले कोई 10 रोज़ से बिल्कुल गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे, ना तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ना कहीं और नज़र आ रहे हैं, तो ना उनका कोई बयानिया सामने आ रहा है। तो वो ज़ाहिर बात है अपने बेटी को बैठ के जाती उम्र में टिप्स भी देंगे, अपनी जो सियासी सलाहियतें हैं उनसे उनको इस्तेफादा भी हासिल। जब लास्ट टाइम आपको तो बेहतर मालूम है, फिंगर टिप्स पे आपके सारी चीज़ें होती हैं, जब लास्ट ईयर भी हमने देखा कि आटा मुफ्त मिला, उस वक्त आटे की कीमत तकरीबन कोई 600-650 रुपए 10 किलो का थैला मिल रहा था। वो एक महीना तो ज़रूरतमंदों को मुफ्त दे दिया, लेकिन जैसे रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हुआ तो आटे का वही जो रिलीफ वाला आटा था उसकी कीमत तकरीबन कोई 1200-1300 रुपये पे पहुँच गई। देखें सिद्रा, कल ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना बंदे का रोज़ा हो और ख़ातिन और मर्द और ज़ईफ़ों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, जो कि हमने देखी पिछले साल के लिए, और दिखाएं भी, मगर आप ये समझते हैं कि क्या ये लंबी लाइनें लगनी चाहिए? ये एक महज़ब माशरे में इस तरह होता है? अगर आपको आपका जो है वो नंबर बता दिया जाए कि आपने इस टाइम पर जाकर फ़लाँ दुकान से, जिस तरह की होता है बाकी इनके सारे काम हो रहे होते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। रमज़ान बाज़ार लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है लोगों को रिलीफ देने के लिए। बड़े बड़े मुल्कों में इसी तरह बाज़ार लगते हैं, जब आपका कोई भी इवेंट आ रहा होता है या उनका कोई त्यौहार आ रहा होता है तो वो 25-50 से 30 दिन पहले लगा देते हैं शॉपिंग पे, वो 50% दे देते हैं, सेल्स लग जाती हैं। तो इसी तरह रमज़ान बाज़ार में भी ग्रोसरी पैकेजेस आ जाते हैं। रमज़ान बाज़ार में ग्रोसरी पैकेजेस दें, ये इस तरह ना करें कि 4 चीज़ें सस्ती और 10 चीज़ें अंदर महंगी पड़ी हुई हैं, और आप वन विंडो शॉपिंग आपने जब रमज़ान बाज़ार के अंदर जाते हैं तो वहीं से करते हैं, बाहर वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है आम दुकान पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरा महीना रहती हैं, और ये चीज़ों के ऊपर जो है मेरा ख्याल है नामज़द वज़ीर आला जो हैं वो 10 रोज़ कबल ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब में की सूरत में लाहौर शहर में नज़र आ जाएंगी। तो और मेरा ख्याल है कि उनको ना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी तरजीहात में शामिल करना चाहिए कि मैंने आते साल ही जो है मुझे आवाम के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि जो रमज़ान है उसके लिए अवामी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अगर एक देखा जाए तो ये एक जो सियासी कार्ड है उसके ऊपर उसके लिए भी बड़ा बेहतर है कि अगर आते साल ही आप लोगों को इतना रिलीफ दें कि लोग आपसे खुश हो जाएं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एक नया तजुर्बा होना है, लोगों ने आते साल ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन चेक करना है कि किस तरीके से आप पंजाब को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से आप फाइट करते हैं पंजाब के लिए, किस तरीके
तरीके से आप वफाक से, पास्को के से गंदम मांगते हैं, किस तरीके से आप चीनी लेते हैं उनसे, लोगों को किस तरह से फराहमी करते हैं, तो ये तमाम नज़रें इस वक्त आप पर हैं कि आपने किस तरीके से लोगों को इस दफ़ा रमज़ान में जो है, जो कि फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए, बाकी तमाम प्योरिटीज़ पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, अल्लाह करे पूरे 5 साल गुजर जाएं, मगर मकसद ये कहने का है कि आप आएँ तो ये पता लगेगा खुशी है। अब आपके लाहौर शहर में 70-80 मजिस्ट्रेट हैं, जो शहरी 70-80 देखिए ताली दोनों आवाज से बजे, बिल्कुल ऐसा ही है। 70-80 मजिस्ट्रेट हैं, उनको क्या ख्वाब आएगा कि इमरान सिद्रा ने फलाने जगह पे जाके ये किया और उनको ये चीज महंगी मिल गई, हम तो लेकर घर आ गए, तो घर में आकर कोस रहे हैं अपने आप को, महंगाई बहुत हो गई है, खानदान में कोई शादी आ गई, महंगाई बहुत हो गई है, चाहे वो शादी पे 50 लाख रुपए लगाओ, महंगाई बहुत हो गई है, हर तरफ वेला मचा रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम वो जो आपके मोबाइल पर लिस्ट आ रही है, हम वहां पे खड़े होकर वेला मचाएं, वहां पे मजिस्ट्रेट को बुलाएं, वहां पे मजिस्ट्रेट को कहें इसको बंद करो, वहां पे डीसी को मैसेज करें ये क्या हो रहा है। अब ना उसको मैसेज जाना है तो उन्होंने तो फिर रेडी वालों पे जुल्म उठाना है ना कि रेडी वालों को पकड़े, उनको बंद करें। कहां किस को मैसेज करें। अभी पिछले दिनों बल्कि आज तक जारी है जी गैस बिलों के एहतजाज। कल बिजली की कीमत तकरीबन कोई 7-7.25 रुपए फी यूनिट फिर से बढ़ गई है, अब उसका तूफान उठना है, उसके एहतजाज होने हैं। अब आटा, चीनी, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमत। अब मुझे बताएं कि ये तीनों कीमतों का भार आपके घर में पड़ता है? आमदन उतनी नहीं है, नहीं घर में पड़ता है ना, इसी तरह ये हर चीज पे पड़ता है। पेट्रोल महंगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, जो चीज आ रही है वो भी महंगी हो जाएगी। ये तमाम चीजें जो है ना इंटरलिंक है। अब जब तक इस इंटरलिंक को पकड़ने, देखिए मुझे बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि 1 डिजिट पे मुझे बताएं चीज महंगी हो गई, वो सस्ती कैसे हो सकती है? अगर सस्ती हो, रिलीफ दे सकती है पंजाब गवर्नमेंट, अरबों रुपए का रिलीफ दे सकती है कि आप फंड, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपए की रोटी की और बाद में इतना बड़ा स्कैंडल आ गया कि इतने अरब रुपए की करप्शन हो गई। अब वो रोटी 2 रुपए की बड़ी अच्छी बात थी। इमरान करप्शन कहानी है ना, हम चाहे रमजानुल मुबारक में रमजान बाजारों की बात करें हैं, हम आटे की बात करें, हम चीनी की बात, जब तक सिस्टम डिजिटलाइज नहीं होगा, जब तक नहीं पता चलेगा ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे कि हर स्टोर पर सॉफ्टवेयर्स मौजूद है कि आपके पास इतनी क्वांटिटी है, ये लोग आ रहे हैं, ये सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ पर्चियां काटे जा रहे हैं, चाहे वो पार्किंग की बात कर लें, मैनुअल सिस्टम जब तक चलेगा कैसे करप्शन आपको पता है कि जब आप मैच देखने जाते हैं कजाफी, तो रास्ते में जो लाइट्स नजर आती हैं उनका कितना बिल बनता होगा? करोड़ों बनता होगा। बहुत निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खुद कहा 85 करोड़ रुपया उसका बिल अदा कर रहे हैं पिछले हम 8 सालों से, क्योंकि 9वां PSL है, 8 सालों से हम इतने बिल पे कर रहे हैं और 25 करोड़ की सिर्फ पूरी लाइट्स आनी है। 25 करोड़ की लाइट्स आनी है, लाइट्स नहीं खरीदी हमने, और 85 करोड़ रुपया, अरबों रुपए लुटा दिए हैं। वो जो किराए पे लेते हैं, किराए पे हम लगवाते हैं उसके, लेकिन एक ही बार लेके नहीं रख रहे कि घर की चीज हो जाए। जब वो लगाते हैं तो आपको टैक्स पड़ता है। 85 करोड़ में से सबसे पहले 30-35 करोड़ जो है वो आपकी हुकूमत को वापस मिल जाना है टैक्स की सूरत में। 50 करोड़ में आपको फिर आगे से पता क्या होना है क्या नहीं होना। इसी तरह आपका भी नई सिस्टम बदलना चाह रहे हैं, इसी तरह आपका रमजान बाजार है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ये जो मॉडल बाजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तर ये हावी बोझ हैं, ये इतने हैवी बोझ हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब एक चीज़ को मेंटेन करना, एक चीज़ को लगाना, एक चीज़ को बनाना, एक चीज़ में मैन पावर का इस्तेमाल करना, एक चीज़ को तमाम तरीके से इस तरह से दिखाना कि ये भी एक बाज़ार है, तो बाज़ार को बाज़ार बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें पीछे लगी होती हैं और बंदे को इन्वॉल्व करने के लिए तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बताएं, कहीं पे भी कहीं लिखा हुआ है कि मेन रमज़ान बाज़ार में आपके तमाम सरकारी अफसरान की ड्यूटी लगेगी? बताएं मुझे, कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई गोश्त बेच रहा है, कोई चीनी महंगा इसलिए बिक रहा है, तो उसका भी तो गुस्सा है ना कि मेरी ड्यूटी लगा दी मैंने रमजान में, कहाँ पे बैठना था तो मैंने कहाँ पे बैठा दिया गया। ड्यूटियां लग जाती हैं। कोई आटा बेच रहा है, या मुझे बताएं कि जब ईद आती है बड़ी तो बकरे बेच रहे होते हैं, वो बकरों पे वो मंडियां लगती है, उसमें वो अफसरान की ड्यूटी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यानी कि आपके कोई कहीं पे भी मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई कहीं पे पॉलिसी नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है। मैं तो कहता हूँ मरियम हमारी जो वज़ीर आला पंजाब आ रही हैं, अगर वो मेरी ये बात सुन रही हैं तो मैं ये कहूँगा कि खातीन को आगे लेकर आए, ठीक, जगह जगह पे खातीनों को आगे लेके आए, करप्शन का अंसर जो है वो कम होगा, कम हो जाएगा, नो डाउट इसमें कम होगा, क्योंकि जो एक्सेस होती है मैन की
मर्द की वो जो खातून तक वो कम हो जाती है। जैसे वो कम होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो डायरेक्ट गुफ्तगू है वो कम हो जाती है। तो जो एक्सेस है जितनी ज़्यादा कम होगी उससे ये करप्शन का आंसर भी जो है वो कम होगा, बेज़ाब्तियाँ कम हो जाएंगी। हाँ, ये एक और बात सुने, किस्से तो आपने मर्दों के बहुत सुने होंगे, फलाना पकड़ा गया फलाने, खातून का किस्सा बहुत कम आता है। यानी कि अब लोग सोच रहे हैं कि उनकी तादाद भी तो कम है ना, सरकारी इदारों में देख लें, प्राइवेट सेक्टर में बात कर लें। कल आपकी वज़ीर पंजाब ने कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए, मैं मेरी टीम का हिस्सा बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम। अब देखिए उनका जो अपना एजेंडा है, रोड मैप उन्होंने बिछाया है, किस तरीके से सामने लेकर आना चाहते हैं। अब देखिए एक तरफ तो माशाल्लाह देखा जाए तो मरियम औरंगजेब साहबा बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ उस्मा बुखारी साहब बैठी हुई हैं, बिल्कुल जी, तीसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा बैठी हुई हैं। वक्त हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया है, मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी। टॉपिक तो ऐसा है, गुफ्तगू तो ऐसी है, मेरा ख्याल कई घंटे तक बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज़ के लिए कि वो पहली खातून वज़ीर आला बनने का उनके पास एजाज़ तो आएगा, लेकिन उसके बाद ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हालात हैं, ये आसान नहीं हैं, बल्कि ये बहुत मुश्किल हैं इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है। और अगर वो परफॉर्म कर जाती हैं तो फिर लोगों के लिए मेरा ख्याल इससे बेहतर नहीं होगा। वक्त है एक ब्रेक का, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं? वाकई हमारे तालीमी निज़ाम को उतना ही फोकस में रखा जाता है, एजुकेशनल सिस्टम को उतनी ही तरजीहात में शामिल किया जाता है जैसा कि हर सियासी हुकूमत जो आने वाली होती है वो वादा करती है या फिर वो दावा करती है कि हमने तालीम का बजट बढ़ा दिया, हमने हेल्थ का बजट बढ़ा दिया, क्योंकि ये बेसिक दो कंपोनेंट हैं जो कि हर सोसाइटी की बुनियादी ज़रूरत है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं कि तब तक कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ का लिटरेसी रेट नहीं बढ़ जाता, जब तक वहाँ पर तमाम छोटे बड़े जो बच्चे हैं तबकात की तकसीम को एक साइड पर रखते हुए उन तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती एजुकेशन की। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या जिस तरह से दावे वादे किए जाते हैं उसी तरह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तरक्की की जानिब जा रहा है, या सिर्फ हम वही रट्टे रटाए सिस्टम के तहत चलते जा रहे हैं? एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात आज तक बहुत सारी सियासी जमातों ने की, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने की, लेकिन एजुकेशनल रिफॉर्म्स कहाँ पर है? निसाब को तब्दील करना कितना ज़रूरी होता है पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे निसाब में किसी तरह की कोई तब्दीली की ज़रूरत है, या फिर वही निसाब जो सदियों से चलता आ रहा है उसी पे हमने इक्तफा करना है, या फिर इस वक्त जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें किस हद तक तैयार कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए, वो हमें किस हद तक सपोर्ट कर रहा है कि जिस भी फील्ड को हमने ज्वाइन करना है वो हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो यकीन जानिए मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ रखा है, सहाफ़त पढ़ रखी है, लेकिन जैसे ही मैंने इस फील्ड में कदम रखा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। मैंने तो यूनिवर्सिटी में जो 2 साल दिए हैं मुझे तो ऐसा लगा सिर्फ रट्टे नोट्स लिखकर, पेपर लिखकर, मैंने तो वो चीज़ें सीखी नहीं जिन पे मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैंने तो बोलना ही नहीं सीखा, मुझे तो फ्लुएंट बोलना नहीं आता, मेरे पास तो वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास तो वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई जो कि मुझे इस फील्ड में आने के लिए मुझे आसानी हो सकती। तो फिर ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे चली गई हूँ और मुझे दोबारा से शुरू करना है। जबकि कोई भी फील्ड जब हम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस फील्ड को पढ़ के अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको सिर्फ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ तो कोशिश की है मैंने इंट्रो देने की, जो मसाइल मुझे नज़र आते हैं या फिर लोग बताते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल रिफॉर्म्स ज़रूरी होती हैं, माशरा बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, या फिर जो चलता आ रहा है उसी के तहत चलता रहने दिया जाए? सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। जागो लाहौर टीम का भी बहुत शुक्रिया, आप इतने अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन में कुछ और पढ़ा था और आपने प्रैक्टिकल कुछ और किया था, यानी जो आपने पढ़ा था उसकी आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट थी। और फिर जब आप दोबारा फील्ड में आई तो आपने जो आके उसमें एक्सपीरियंस लिया
उसकी बेसिस के ऊपर आप आज यहाँ बैठी हुई हैं, उस पर पहुंची। बिल्कुल, ये तमाम फील्ड्स में यही सूरत हाल है। आप जिस मर्जी फील्ड को उठा लें, जो उनको स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ताल्लुक नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने नहीं पढ़ाया जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, आपको यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने पढ़ाया जो इस फील्ड को पढ़ चुके थे, उन्होंने तजर्बा नहीं किया था। इसी तरह हमारी बाकी तमाम फील्ड्स में भी हमारे मुल्क में यही हाल है। लेकिन अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में देखा जाए तो ये चीज़ें एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर होते हैं। वो लेक्चर्स देते हैं आके, वो बच्चों को अपने साथ अटैच करते हैं, अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को काम करवाते हैं या प्रोजेक्ट्स करवाते हैं जिससे उनकी लर्निंग एनहांसमेंट होती है। स्कूल का बेसिक काम होता है आपको सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना, उसकी कॉन्टीन्यूटी होती है कॉलेज के अंदर। और जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको एक प्रैक्टिकल का काम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और वो प्रैक्टिकल चाहिए होता है जो सोसाइटी का हिस्सा है, जो एक कमर्शलिज्म का हिस्सा है, उसकी बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाए, ताकि जब आप फारिगुल तहसील हों तो आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर करे, आपको कोई अच्छे बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकें और फौरी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकें। तो ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने बयान किया। अच्छा रिज़ाउर रहमान साहब, एक जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, हमें लग रहा होता है कि अब जी हमने इस डिग्री को चूज़ कर लिया है, अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने आगे जाके हमने तो कोई तीर मार दिया। इवन के जो टॉपर्स हैं वो फील्ड में कहीं नज़र नहीं आते। आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली जो हमारे यहाँ का पढ़ाने का निज़ाम स्कूलिंग से अगर देखा जाए ना, जो जिसका 74 साल से आप जिक्र कर रही हैं कि हम एक पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं, और वो निज़ाम के अंदर इतनी खामियां हैं कि हम अपने बच्चों को रट्टा लगाना सिखाते हैं, जबकि पढ़ाने का मकसद तो ये था कि हम अपने इस ब्रेन को बच्चों को इस्तेमाल करना सिखाएं, बच्चों को यूटिलाइज़ करना सिखाएं। जिन कौमों ने यूटिलाइज़ किया है फिर उन्होंने इजादात की हैं, चाहे गाड़ी बनाई है, मोबाइल फ़ोन बनाया है, चाहे टेक्नोलॉजी बनाई है, चाहे वो चांद पे चले गए हैं, वो लोग फिर यहाँ तक पहुँचे हैं जिन्होंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है। जिन्होंने मेमोराइजेशन की है, वो ये हमारी कौम जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, रट्टा लगाते हैं। मैट्रिक में 1100 में से 1100 नंबर आते हैं, और उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो वो फिर एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, कुछ भी नहीं उनको मिलता। और उनकी निस्बत जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिन्होंने शरारतें की होती हैं, रट्टा भी नहीं लगाया होता, पढ़ा भी नहीं होता, तो वो उन शरारतों में शायद वो इतना सीख लेते हैं कि उनका ये वाला जो ब्रेन सिस्टम है ना जी, ये चलना शुरू हो जाता है। फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो आपने देखा है कि बहुत सारे जो बैक बेंचर्स हैं वो बहुत आगे हैं। बिल्कुल ऐसा और बल्कि मेरा ख्याल है हर क्लास का अगर वो मुआवजा किया जाए ना अपने बैच का, तो हम सोचते हैं हाँ यस यार वो चार बैक बेंचर्स से वो आज बहुत आगे हैं। होता है ना, जो उस सिस्टम को, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि भाई मुझसे रट्टा नहीं लग रहा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे ये बस ठीक है पढ़ना है, क्योंकि वो डिग्री लेना भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो पास होना भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, उसको वहीं तक तो रखते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ काम प्रैक्टिकल होना चाहिए। जी देखिए, प्रैक्टिकल ही सारी चीज़ है, सारा काम प्रैक्टिकल का ही है। अगर थोड़ा सा हम और अपने इसी सिस्टम के बैक एंड पे जाए ना, तो हमें कुरान भी सिर्फ अरबी में पढ़ना बताया जाता है, नमाज भी अरबी में पढ़नी बताई जाती है, और हम वैसे ही अदा करते हैं, और हम अल्लाह से कनेक्टिविटी डेवलप ही नहीं कर पाते। उसकी तारीफ भी जो कर रहे होते हैं वो हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या तारीफ कर रहे हैं। बेशक हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, हमें पता नहीं होता। अब ये क्या है, ये हमारे सोसाइटी के एजुकेशनल आप कह लें कि ये उसका बिल्कुल टोटल उसका कोलैप्स है। ये कोलैप्स है कि आप अपने बच्चे को जो किताब पढ़ने को दे रहे हैं, आप उसको उसका मीनिंग ही नहीं बता रहे। कुरान करीम एक बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन किताब, अल्लाह ताला ने अपना कलाम किया, बात की, हमारी हर चीज़ बताई, और हम उसको तर्जुमे से नहीं समझते। मैं बल्कि अपनी जितनी भी मेरी लाइफ है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर किसी भी इंसान को आखिरी जो 4 कुल है ना जी, उनका तर्जुमा आता है ना, तो उसको पूरी सोसाइटी से डील करना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक बनाई है, फिर खुद उस मखलूक के बारे में बता दिया कि इसके शर से भी बचो, इसकी जो हसद है उससे भी बचो, और इसके जो दूसरे और भी जो चालें हैं उससे भी बचो, शर पसंदों से भी बचो, फ्रॉड वालों से भी बचो। खुद ही अल्लाह ने बता दिया कि मेरी मखलूक के अंदर ये वाली खामियां मौजूद हैं, वो ये करेगी, और आपने इससे बचना कैसे है, एड्रेस कर दिए हैं, और उन मसाइल से निकलना कैसे है उसका हल भी मौजूद है, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे, हम बल्कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। रिज़ाउर रहमान साहब, एजुकेशनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 12-12 उनके पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, इतना भारी बैग है कि मैं वो उठा के मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि स्कूल तक जाना या फिर वापस आना। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमने बच्चों पे इतना बोझ डाला हुआ है, और जैसे जैसे वो हम आगे चलते जाते हैं हम उसी सिस्टम में स्टक होकर रह जाते हैं।
एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं क्या, कब कोशिश की गई कि इनको तब्दील हो जाना चाहिए, बेहतरी हो जानी चाहिए? फील हुआ आपको कि कुछ बेहतरी लाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस सिस्टम को बदला जाए? अब देखिए, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम ले आएंगे, उससे पीछे चले जाएं तो वो भी कहते हैं जी हमने एजुकेशन में रिफॉर्म्स की। आज जो गवर्नमेंट नहीं आना चाह रही है वो भी कहती है हम बड़े अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे। बात करने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, या वालिदैन को ये पूछना चाहिए कि 74 साल हो गए हैं, हमें ये बताइए कि जिन्होंने ये पढ़ा था उसमें से कितने लोग सोसाइटी में कामयाब हुए हैं, उन्होंने क्या इजादात की हैं, उन्होंने क्या मार्के मारे हैं, और आज हमारी सोसाइटी के अंदर सच बोला जाता है, कितने लोग बोलते हैं, झूठ बोला जाता है, ज़्यादा रेशो क्यों है, फ्रॉड किया जाता है, ज़्यादा फ्रॉडिये क्यों हैं, नेकी की जाती है या किसी को तंग किया जाता है, उसकी रीजंस क्या हैं? रीजंस जो पीछे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। हमने एजुकेशन सिस्टम में जो अपने बच्चों को जिस चीज़ की हैबिट डेवलप करनी है वही उनके अंदर आनी है, और जो उन्होंने देखना है, चाहे अपने घर में देखें, अपने स्कूल में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, फिर उन्होंने उसी को अप्लाई करना है। अब फ़र्ज़ करें जो भी 1-2 महीने की एक्टिविटी, आपने देखा ना कि जैसे इलेक्शन हुए तो बच्चों ने अपना, जो नए वोटर्स थे उन्होंने अपना इजहार किया, जैसे भी किया, वोट कास्ट किया, जैसे भी किया, पॉजिटिव, एक पार्टी को दिया, दूसरी को दिया। ये बिल्कुल डिफरेंट बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो खुद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। अब ये जो इस तरह की कम्युनिटी है ना, उनको आप ये रट्टा सिस्टम नहीं लगवा सकते, या आप उनको सिर्फ वो पुराना निज़ाम कहेंगे ना जी वैसे ही रट्टा लगाते जाएं, पढ़ते जाएं, तो ये बच्चे एक दिन ये फैसला कर लेंगे कि आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। आज चैट जीपीटी का दौर है, आज और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपने 16 की एज में ये टॉपिक्स पढ़े थे तो इस टॉपिक की इफादियत कितनी थी, और इस टॉपिक में किस चीज़ की आपको ज़रूरत थी पढ़ने की। वो इतने ज़बरदस्त सिस्टम है कि वो पूरा एनालिटिक दे देते हैं आपको कि आपको ये जो काम करवाया गया है ये सही करवाया गया कि गलत करवाया गया। अब आप सर जो उस्ताद की इज्जत का जो एलिमेंट जो आप बता रहे हैं, क्या आज के बच्चे, आज का स्टूडेंट भी उस तरह से इज्जत कर पा रहा है? क्योंकि हमने तो देखा जब हम छोटे थे तो बस जो उस्ताद ने बात कह दी है वो तो हरफे आखिर है, उससे तो अगर जेर ज़बर भी ऊपर होता था तो हम किसी की बात नहीं मानते थे कि उस्ताद ने ऐसा कह दिया है। अभी भी ऐसा है, या फिर हमने भारी भरकम फीसों ने, पेरेंट्स ने थोड़ा बच्चों का दिमाग आउट कर दिया है कि जी हम इतनी फीसें दे रहे हैं, उस्ताद का क्या काम है कि वो बच्चे को कुछ कह जाए या फिर उसको गलत सही से भी रोक दे या उसकी तरबियत करने की कोशिश कर ले? सित्रा, जो बच्चे अपने उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते, जो वालिदैन की अपने इज़्ज़त नहीं करते बच्चे, वो वालिदैन और वो टीचर उनको खुद इजाज़त देते हैं कि आप हमारी इज़्ज़त ना करें। जो टीचर काबिल टीचर है, क्वालिटी का टीचर है, जिस पेरेंट को अपने बच्चे की तरबियत करनी आती है, बच्चे हमेशा उसकी इज़्ज़त करते हैं, करते रहेंगे। ये निज़ाम कुदरत है, ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है। ये उन टीचर की अपनी चॉइस है कि बच्चों के साथ अगर वो ऐसा मजाक करना शुरू कर देगा, कोई ऐसी बात करना शुरू कर देगा, अपने प्रोफेशन के साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा, तो बच्चे उसकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये बच्चे मुझे सलाम करते हैं या मेरी इज़्ज़त करते हैं। और मैं बाज़ वक़्त अक्सर बैक एंड पे जाके भी पूछ लेता हूँ कि क्या ये बच्चे जो बाकी लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो मेरे बारे में तो नहीं ऐसी बात करते? तो जब मुझे कोई बताया ना कि नहीं सर आपके बारे में नहीं करते क्योंकि आप इनके साथ ऐसे पेश आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सारे लोगों को ऐसे ही पेश आना चाहिए। इसमें भी मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने चंद असूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाए हैं, जिसमें सबसे पहला असूल ये है कि आप इज़्ज़त करेंगे दूसरों की, बच्चों की, तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। जब हम किसी को ओए करेंगे, चाहे वो बच्चा क्यों नहीं है, तो आप उसकी नज़र में छोटे ज़रूर हो जाएंगे। तो टीचर छोटा नहीं होता। टीचर को अपने आप को बड़ा रखना है, इज़्ज़त देनी है और इज़्ज़त लेनी है। अपनी क्वालिटी की वर्किंग ऐसी देनी है कि बच्चे को पता लगे जो टीचर ने मुझे दिया है वो वाकई वर्थ रखता है, उसकी वर्थ है, और ये टीचर ही मुझे दे सकता है। और अगर टीचर ने अपने किसी काम में कमी की है या कोई ऐसा काम किया है, चूँकि आजकल दौर है ना जी चैट जीपीटी का, अगर किसी टीचर ने बच्चे को नहीं ठीक पढ़ाया, उसने चैट जीपीटी से पूछ लिया है, तो बस वो टीचर समझ ले, फिर वो अगर 100 पे खड़ा है तो वो 10 पे आ जाएगा। तो टीचर को होमवर्क ठीक करके जाना चाहिए, टीचर को अपनी क्वालिटी वर्किंग को साबित करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए बच्चों को, और बच्चे इज्जत करते हैं आज भी। अच्छा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे तालीमी निज़ाम में क्या कमी है, क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्या प्लान होना चाहिए आज के दौर में, डिजिटल दौर में रहते हुए? सिद्रा, देखिए हमारे सिस्टम बहुत अच्छा है, बड़े ज़रखेज़ लोग हैं यहाँ के, बड़े अच्छे जहन अल्लाह ने दिए हैं, बड़ी अच्छा मज़हब दिए अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो सेम, जैसे ये हमारा पाकिस्तान रीजन है, इंडिया भी हमारा रीजन है, ये सारा एक ही रीजन था ना जी पहले। वो इंडिया के जो बच्चे हैं वो आज गूगल के CEO हैं,
आज वो यूट्यूब के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, यानी जो अमेरिका की 20 बड़ी कंपनीज है उसके सारे सीईओज इंडियन हैं। हाँ। तो हमारे में और इंडियन में फ़र्क क्या है? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हमारे बच्चों को वो ग्राउंड नहीं दी गई, हमारे बच्चों को वो पढ़ने के मौके नहीं दिए गए, हमारी गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया, प्रायोरिटी नहीं बनाई, तवज्जो नहीं दी और अपने सारे मसाइल में पड़े रहे, बजाय इसके कि आप जैसे आपने शुरू में बात की कि इसका इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होता है आपके एजुकेशन का। जिस मुल्क की एजुकेशन अच्छी है, लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सबसे आसान हल तो हमारी गवर्नमेंट्स के पास ये है अपने मुल्क को तरक्की कराने का कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, यहाँ हर बंदे को एजुकेट करें और मॉडर्न एजुकेशन से बच्चों को मुतारिफ करवाएं, उनको मॉडर्न फैसिलिटेशन दें, उनको दुनिया का मुकाबला करने के लिए वो रास्ते दिखाएं जो जाके दूसरों का मुकाबला कर सके। इंडिया का मुकाबला या बाकी भी जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश है, ईरान है, मलेशिया है, उनका मुकाबला तो करें। सर हमसे तो बाद में आजाद हुए, लेकिन हमसे आगे कहीं आगे पहुंच गए और हम वहीं के वहीं हैं। हाँ। देखें आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं, टेस्ला है, एयरबस है और बोइंग है, वो अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगा रही हैं। आप इसमें तो आपको 3-4 बता रहा हूँ, जब आप इसको गूगल करेंगे तो ये 100 की तादाद में निकलेंगी। अच्छा रिजाउर रहमान साहब, एक एलिमेंट है रिसर्च का। पूरी दुनिया में जो एक रिसर्च का इदारा है ना, उस पर बहुत फोकस होता है कि बच्चों को मौका मिलता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। हम लोग कितना रिसर्च में पीछे हैं, हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही? देखिए जो हमारा तालीम का सिलसिला है ना जी, सबसे पहले लर्निंग आती है। लर्निंग के बाद जो लर्निंग को आप कह लीजिए, लर्निंग के भी 2-3 फेजेस हैं। एक लर्निंग है, फिर उसकी अप स्केल है जिससे कि यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी के बाद जो सबसे पहला काम आता है या यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो आ जाता है वो रिसर्च है। जो रिसर्च करेगा अपने यूनिवर्सिटी के अंदर या सेंटर के अंदर, वो ही ग्रो करेंगे। हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है, चूँकि हमें रिसर्च के मौके नहीं मिलते हमारे बच्चों को, और वो सिर्फ एक रट्टा सिस्टम के ऊपर, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उतना मेमोराइजेशन के ऊपर अपने नंबर्स लेने के बाद अपने आप को ग्रेजुएट कर लेते हैं और रिसर्च करते नहीं हैं, तो वो फिर जाके बिल्कुल एक लो स्ट्रीम के अंदर अपना सर्वाइवल करते हैं। और अगर आप दुनिया में देखें बाकी ममालिक में या अमेरिका की तरक्की के राज पूछें तो अमेरिका में तो आज से 200 साल पहले लेबॉर्ट्रीज़ की एक भरमार थी और लोगों को वहाँ पे रिसर्च वर्क करने के लिए ख़ुद बुलाया जाता था और उनको फैसिलिटेट किया जाता था। तो वो अगर हम उनकी एग्जांपल्स ही अपने मुल्क में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और आप बातें तो हम बहुत करते हैं, यानी हमारे सारे ये जो हुक्मरान हैं, आपने देखा है जगह जगह पिज़्ज़ा शॉप्स खुली हैं, बर्गर शॉप्स खुले हैं, तो जगह जगह क्या लेबॉर्ट्रीज नहीं खुल सकती? जगह जगह आप लाइब्रेरीज नहीं खोल सकते? ये सब कुछ मुमकिन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकते। एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, हमारे पास कितनी पब्लिक लाइब्रेरीज है, वही जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है, बस वो चल रही है। मिजाज भी नहीं है हमारा यहाँ पे लोगों का जाना। लाइब्रेरी बन रही के बिल्कुल ऐसे है जी, जो पुरानी है उसमें भी सारा मवाद पुराना पड़ा हुआ है, आपने अपडेट ही नहीं किया, आपने अपडेट ही नहीं किया, आपने अपने करिकुलम को अपडेट नहीं किया। करिकुलम के अंदर आपके लाइब्रेरी का बहुत सारा हिस्सा मौजूद होना चाहिए, आपने उसी को अपडेट नहीं किया। जैसे शुरू में आपने बात की ना कि हमने करिकुलम पे क्या काम किया है, नए आने वाली जो हमारी सीएम है उन्होंने भी अपनी कल स्पीच में यही कहा जी हम करिकुलम पे काम करेंगे। तो ये तो चले, अल्लाह करे कि ये सब बातें ठीक हों जो वो कर रही हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, बल्कि ये मैं समझता हूँ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। 74 साल जो लोगों ने काम नहीं किया वो ये कर सकते हैं, आने वाले लोग कर सकते हैं। हाँ। अभी जो हमारे केयर टेकर सीएम थे, उन्होंने अपने कहीं पे बात हो रही थी तो आपके प्रोग्राम में, बल्कि दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उसको मेंशन किया कि वो कहते हैं मैंने सारे काम किए हैं, हॉस्पिटल भी अपग्रेड किए हैं, मैंने सड़कें भी की हैं, लेकिन एक काम है जो मैं नहीं कर सका, वो है एजुकेशन में रिफॉर्म। तो देखिए उन्होंने मिस कर दिया। अगले आने वाली टीम जो भी है, ABC जो भी है, वो मिस ना करे। ये वो काम है कि अगर अब आप नहीं करेंगे तो ये बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक तो हम निसाब की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप का कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बच्चे को ये बताने के लिए तुम भी एक बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हो, चाहे तुम्हारे घर के जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, लेकिन स्कूल तुम्हें गले से लगा रहा है कि तुम एक बहुत अच्छी जगह पे आके तालीम हासिल कर रहे हो, ना कि ये कि तुम दरख्त के नीचे बैठ रहे हो, तुम घर से अपनी वो चटाई खुद लेके जा रहे हो, खुद बिछा रहे हो, या फिर बेंचेस हैं तो वो टूटे हुए हैं, तुम्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, ठंडा पानी नहीं मिल रहा, तुम्हें उस तरह से ग्राउंड नहीं मिल रहा। देखिए ये सारी बुनियादी ज़रूरियात तो हर बच्चे का बुनियादी हक है, और ये हमारा जो लॉ है पाकिस्तान का आर्टिकल 25A वो भी उसकी पासदारी करें, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ पे 49,000 पंजाब में स्कूल हैं और उसमें से कम 10,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनका जिक्र आपने किया, दीवारें नहीं हैं, बच्चे दरख्त के नीचे बैठते हैं, फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम्स की प्रॉब्लम है। 10,000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए ना एक शख्स की पर्सनैलिटी पे उसके किसी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो असर है वो कोई 10-12% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। तो देखें ना, जो टाट के स्कूलों में बैठ के पढ़े थे वो आज बड़े ओहदों पे फायज हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान में या दुनिया में बहुत जगहों पे जाके बड़ा नाम किया है। जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं अपने हमसाया ममालिक का भी, उनमें भी जो सीईओज बने हैं वो अपनी स्टोरीज बताते हैं। करना चाहूंगी इसलिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा पीछे ज़माने में चले जाएं तो कम्युनिकेशन गैप था, चीज़ें इतनी ज़्यादा एक दूसरे तक नहीं पहुंचती थी, हमें नहीं पता होता था ये शख्स कहाँ से आया है, कैसे स्कूल से। लेकिन अब जो सोशल मीडिया का दौर है ना, वो हर चीज़ की रसाई आपको दे रहा है। वो हर चीज़ जो बच्चे देख रहे हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़ा है, कैसे माहौल में, इन चीज़ों का अभी भी असर नहीं होता या अब होगा? देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, ये तो आप समझ लें कि इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब है या समुंदर है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन इसको देंगे ये उतना मजबूत होगा, उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। यस, और ये तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। पहले हमारे जैसे आम जो थर्ड वर्ल्ड है, इनके बच्चों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। जो एक टीचर ने थोड़ा सा बताया, एक किताब के सफ़े में से 2 लफ्ज़ बताए, उसने 2 ही पढ़ लिए। वो 2 पढ़ के भी वो जहां तक पहुंचा, बहुत से बच्चों ने तरक्की कर ली। लेकिन आज इनका मुकाबला ग्लोबल विलेज के बच्चों के साथ है, दुनिया भर के बच्चों के साथ है। तो अब ये जो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है, बशर्ते कि वो ठीक हो, वैलिड हो और वो सही इदारे से ली जाए, तो वो इन बच्चों को आने वाले दौर में बहुत हेल्प भी करेगी और ये बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसमें भी फिल्टर्स बहुत कम है। हमें नहीं पता उसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल का, इसलिए कुछ भी पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन उसकी तस्दीक ज़रूर करें कि ये चीज़ ठीक है या फिर ठीक नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।